माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी, माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है। महोदय, झारखंड अलग राज्य की बुनियाद या आतासा विस्थापन, पलायन एवं खनिज वन संसाधनों की छूट के खिलाफ झारखंडी जनमानस की आक्रोश निहित था। अनुसूचित क्षेत्रों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को दरकिनार कर दिया गया है। जल, जंगल, जमीन एवं संसाधनों को बाहरी आजनिक शक्तियों से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों ने उलगुलान से लेकर हूल क्रांति किया। तब जाकर CNT, SPT, विल्किंसन रूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, पेशा एक्ट उसके बाद बना। परंतु इतनी प्रभावी कानूनी उपायों के रहते हुए भी विस्थापन, पलायन तथा संसाधनों की गैर कानूनी लूट, खास करके ट्राइबल लैंड की नेचर बदलने का खेल, लैंड रिकॉर्ड में छेड़छाड़, हेराफेरी, जालसाजी को आज की तारीख में उद्योग का रूप ले लिया गया। फलतः आज आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व खतरे में है। अतः मामले की गंभीरता के मद्देनजर आसन के माध्यम से सशक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक क्षमता संपन्न आयोग के गठन करने की मांग मैं सरकार से कर रहा हूं महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जवाब मिला है और यदि उसमें कुछ पूरा करना चाहते हैं तो आप जवाब पढ़ लिया है राजेश जी? जी, मैंने जवाब को पढ़ा है महोदय। हाँ, तो आप उस जवाब के अतिरिक्त अगर आपको और कुछ जानने का जिज्ञासा है तो फिर आप पूछिए। देखिए, इसमें एक जवाब आया है महोदय कि अवैध भूमि हस्तांतरण की वापसी का कार्रवाई SAR द्वारा किया जाता है, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी द्वारा किया जाता है। और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में छोटानागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(4)(a) के तहत अनुसूचित जनजाति की भू वापसी की कार्रवाई समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार, उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है। ये जवाब है महोदय। मैं भी इस चीज को मैं समझ रहा हूं महोदय कि सरकार ने ये जवाब दिया है, लेकिन मेरा सवाल ही है महोदय कि राज्य का निर्माण ही यहाँ पे पलायन, खनिज संपदा को बचाने हेतु और यहाँ का जो भाषा, संस्कृति, जंगल, जमीन को बचाने हेतु इस राज्य का निर्माण हुआ है महोदय। जवाब तो आया है, सारे लोग जानते हैं कि SR कोर्ट के द्वारा मामले का निष्पादन किया जाता है। लेकिन महोदय, आज भी अगर हम सिर्फ राजधानी की बात करें महोदय, तो आज भी राजधानी में तकरीबन 1.5 लाख केस पेंडिंग है महोदय। आज भी जमीन का नेचर बदल करके आज भी वहां पे गैर आदिवासी निवास कर रहे हैं महोदय। आज भी यहाँ का जो पुराना गांव है महोदय, आज भी जो पुराना गांव है विलुप्त हो गया है। आज जमीन का नेचर बदल करके गैर कानूनी तरीका से वहां पे क्या जो जवाब आया है उसमें सरकार यह निर्णय लेगी कि जो लंबित मामले हैं SAR कोर्ट में, सरकार उसका निष्पादन कराएगी महोदय। चलिए, जो लंबित मामले हैं उसका निष्पादन पर शंका व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय, इसमें सारा जवाब में पूरा उल्लेख है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पैराग्राफ जो इन्होंने माननीय सदस्य ने कहा है कि सबसे अंतिम में मामले की गंभीरता को मद्देनजर शासन के माध्यम से सशक्त उच्चस्तरीय संवैधानिक क्षमता संपन्न आयोग जांच की गठन करने की मांग सरकार से करता है। इसमें से हमारी सरकार की तरफ से विभाग को ये है कि सरकार स्तर में इस मामले को सशक्त उच्चस्तरीय संवैधानिक क्षमता उत्पन्न आयोग जांच की गठन का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है महोदय। और बाकी सब जवाब इसमें उल्लेख हुआ है। एक-एक पढ़ के वही दोहराने के लिए बात हो जाएगी।
मान्य सदस्य मान लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित तौर से मैं माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा हूँ, मैंने सरकार का जवाब पढ़ा है। लेकिन मेरा मानना है महोदय, वो जो 1.5 लाख जो मामले हैं महोदय, आज के नहीं है। ठीक है, वो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, लेकिन हमारी जो लोकप्रिय सरकार है, एक डिसीजन लेना चाहिए महोदय, एक डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन ले करके कम से कम जो मामले, आखिर अधिकारियों को क्या लगा हुआ है कि उस केस का निष्पादन नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या गलती है महोदय उन गरीब आदिवासी और मूलवासियों का, जो राज्य का सपना देखा था और राज्य में एक अच्छा जीवन, अपनी जमीन के साथ जीने का जो सपना देखा था, उनका जमीन छीन गया। 1.5 लाख मामले हैं महोदय सिर्फ रांची में, बाकी मैं और दूसरे राज्यों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख ले महोदय, जहाँ पे हम लोग रहते हैं महोदय, जहाँ पे माननीय सदस्य के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय सदस्य महोदय आगे आपका बात सारा आ गया। मैं समझ रहा हूँ महोदय, जिस सदन में भी हम लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि भाव होना लाजमी है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ इसी में महोदय, चाहे यहाँ पे हमारे उच्च न्यायालय हो, चाहे हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो, चाहे हमारा एजेंसी हो, चाहे महोदय हमारा ये अपना खुद का विधानसभा हो महोदय, यहाँ के विस्थापितों को सभापति महोदय, यहाँ के विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट में भी नौकरी नहीं मिल रहा है महोदय। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जहाँ पुराना बस्ती बसा हुआ है, उस बस्ती को सरकार के अधिकारियों के द्वारा नोटिस किया जा रहा है, और जो गैर तरीका से जो बसे हुए हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं सिर्फ सरकार से इतना मांग करता हूं कि इनको संरक्षित आखिर कौन करेगा, किसका दायित्व है? मैं माननीय मंत्री से कम से कम एक उम्मीद तो जगे लोगों को। अभी हाल के दिनों में जहाँ पे हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, सरकार के स्तर से हमको आश्वासन, वहाँ के लोगों को आश्वासन दिया गया था। जो मूसाटोली एक गांव है, जहाँ स्मार्ट सिटी के जस्ट बगल में, उठा करके पटक के फेंक दिया गया उनका सामान को, और अभी तक वर्तमान स्थिति तक में उन लोगों को आशियाना हम नहीं दे पाए हैं महोदय। तो कम से कम सरकार के स्तर पे एक चाहता हूं मैं, क्योंकि उसी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, चाहता हूं कि एक कमेटी बना करके वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको कम से कम आशियाना और उनको रोजगार भी कम से कम यहाँ विधानसभा में उनको रखा जाए। कुत्ते हो, कील हो, आदमी हो, जितने भी विस्थापित हैं उनको रखा जाए। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। इस बात को सरकार के यहाँ अच्छा रखे हैं। मैं जल्द इस पर जांच उपरांत जो जिन लोगों को घर से हटाया गया या वहाँ से उखाड़ा गया, इस पर जांच उपरांत पर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बातों को बहुत तवज्जो देता हूँ। केवल इतना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी कि जो बाकी लोग हैं जहाँ पे बसे हुए हैं पुराने, आजादी से पूर्व से बसे, उनको बेवजह अधिकारियों के द्वारा नोटिस ना दिया जाए, उनको धमकाया नहीं जाए और उनको हटाया नहीं जाए। नोटिस दे करके कहाँ से लड़ेंगे यहाँ के आदिवासी मूलवासी? कहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर जानते हैं? वे नहीं कर पाएंगे। हमारा ही दायित्व बनता है कि उनको हम संरक्षित करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से मैं चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे एक विस्थापन आयोग का निर्माण कराया जाए जल्द से जल्द, ताकि इन लोगों को चिन्हित करके इनके आंसुओं को पोंछा जा सके। अगर आप देखेंगे कि जिस पूरे राजधानी के तरफ का पानी हम पीते हैं, वहाँ के जो रैयत है आज मछुआरे बने हुए हैं, ना उनको हम उनके खेत में चला गया देव में, अब करेंगे क्या करेंगे? वहाँ से भी उनको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, वहाँ से भी उनका झोपड़ी को तोड़ दे रहे हैं। हर कुछ को अगर हम माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे तो हमारे जो लोक कल्याणकारी सरकार है, हमको अपने लोग हमारे हैं, हमको बैठाए हैं उन लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक विस्थापन आयोग का गठन किया जाए, ताकि इन बिंदुओं पे गंभीरतापूर्वक जांच करके इन विस्थापितों के साथ में न्याय किया जा सके।
माननीय मंत्री जी को मैंने आग्रह किया है, तो बोल दीजिए इस संबंध में, कुछ तो बोल दीजिए, खास करके बोल दीजिए कि कम से कम जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी जो देना है, उस पे आप आश्वासन दे दीजिए मंत्री जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैंने जो कहा था कि इस पर चर्चा पर निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो विस्थापित लोग हैं, इसको जांच कराते हैं, इसको एक बार जांच करवाते हैं, उसके बाद कैसा होता है इस क्षेत्र का प्रतिनिधि तो आपका मेंबर हूँ, आप मुझे शामिल कर ले, मैं लिस्ट दे दूं, उस लिस्ट को आप रख लीजिए, लिस्ट को रख लीजिए। आप ये कर दीजिए कि आप इस पे विचार करके आपकी भावना के साथ में मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। आप बोल दीजिए माननीय मंत्री जी, एक बार बोल दीजिए हमारी बात को, आग्रह स्वीकार कर लीजिए, आग्रह स्वीकार कर लीजिए। सभापति महोदय, माननीय विधायक को सम्मान के साथ उसको आश्वस्त करना चाहते हैं, इसे नेता को शामिल किया जाए। मैं आपके साथ ही इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद उसको जैसा अब वापस ले लीजिए। सरकार के इन आश्वासन के बाद कि जो हमारे जो विस्थापित है उनको कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको आने वाले दिन पे रखा जाए, और हमारे जो जिन लोगों को सरकार ने आश्वासन दिया है उनको आवास मुहैया कराया जाने का जो आश्वासन दिया है, इस आश्वासन के बाद मैं निश्चित तौर से अपना जो प्रस्ताव है मैं इसको उम्मीद के साथ वापस लाऊंगा। माननीय सदस्य श्री कमलेश कुमार सिंह जी।